नमस्कार दोस्तों, आइए आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम प्रश्न का पत्र मैं आपके सामने लेकर आया हूं। यहाँ पर हमने आपके सामने 35 प्रश्न रखे हैं। अगर 35 प्रश्न में आपने अच्छा जवाब दिया तो श्योर है, गारंटी है कि आपका 80% नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों आइए हम देखते हैं हमारे पेपर में सभी प्रकार के प्रश्न, इतिहास हो, भूगोल हो, यूपी के बारे में हो, करंट अफेयर हो, उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में हो, सभी प्रश्नों को मैंने समाहित किया है और यहाँ पर लेकर आया है दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय पुलिस पदानुक्रम में सहायक उप निरीक्षक, जिसे हम एएसआई बोलते हैं, के नीचे का पद कौन सा है? तो मेरे दोस्तों हेड कांस्टेबल होता है। जैसा कि आपको पता होगा, कांस्टेबल, कांस्टेबल से बड़ा हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से बड़े एएसआई साहब, एसआई साहब से बड़े एसआई साहब, एसआई साहब से बड़े एसएचओ साहब, जो इंस्पेक्टर होते हैं दोस्तों, इनसे बड़े डीएसपी साहब, डीएसपी से बड़े एसपी साहब, एसपी साहब जिला देखते हैं और एसएचओ साहब थाना देखते हैं और एसआई साहब, एसआई साहब चौकी देखते हैं, चौकी देखते हैं और एसपी से बड़े डीआईजी, डीआईजी साहब, और डीआईजी साहब से बड़े आईजी साहब, आईजी साहब से बड़े डीजीपी, डीजीपी पूरा राज्य देखते हैं दोस्तों, आईजी साहब जोन देखते हैं और डीजीपी साहब, डीजी है, डीजीपी, डीजीपी साहब मंडल देखते हैं। अगर आपसे पूछे जाएगा कि मंडल का सबसे बड़ा अधिकारी तो आप डीजीपी बोलेंगे, जिले का सबसे बड़ा पुलिस का अधिकारी तो एसपी साहब कहेंगे, सर्किल का सबसे बड़ा तो डीएसपी जिन्हें हम सीओ बोलते हैं, और थाने का बोलेगा तो आप एसएचओ साहब को कहेंगे, चौकी का कहेगा तो एसआई साहब कहेंगे, जोन का कहेगा आईजी साहब कहेंगे, राज्य का कहेगा तो डीजीपी साहब। और डीजीपी साहब किसके अधीन होते हैं? राज्यपाल के अधीन दोस्तों। तो अब आपसे पूछा है एएसआई से नीचे का क्रम, तो एएसआई से नीचे का, एएसआई से नीचे का क्रम हेड कांस्टेबल। अगला क्वेश्चन कहा है किसी विशेष बल को, किस विशेष बल को मतलब किस फोर्स को विमान हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की स्थितियों का जवाब देने के लिए, जैसे कोई विमान हो अपहरण हो गया या कोई एयरपोर्ट है कब्जा कर लिया गया, इन सभी स्थितियों से लड़ने के लिए कौन सा फोर्स लगाएंगे? एएनआईए नहीं, आरपीएफ नहीं, सीबीआई नहीं, आपका कौन? एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का गठन ही किया गया है, किसी विशेष स्थितियों में ये बल प्रयोग किया जाता है। वैसे तो आरपीएफ के बारे में आपको पता ही है। अगला अगला कहा जाए, आपने देखा कि एक नाबालिग बच्चा, आप जानते हैं जो बच्चे 14 वर्ष से कम होते हैं उन्हें पूरा नाबालिग माना जाता है, 18 वर्ष से कम है तो वयस्क में नाबालिग माना जाता है। आपके इलाके में अवैध शराब बेच रहे हैं, कभी कभी देखते हैं ना बच्चों से अपराध करवाया जाता है, ठीक है, बच्चों से अपराध अधिकतम करवाया जाता है ना, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप पुलिस हैं, सिपाही हैं, एसआई हैं, इंस्पेक्टर हैं, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? तो आप क्या नाबालिग होने के कारण पर फोकस करेंगे। बच्चा क्या है? नाबालिग है, कानूनों के बारे में उसे सलाह देंगे। बच्चे को क्या देंगे? कानून के बारे में। अच्छा, उसे बेचे दे क्योंकि यह उसकी गलत है ना, उसे बेचने तो देंगे नहीं, ये तो गलत है। उसके माता पिता को, ये तो गलत बात है क्योंकि माता पिता को कहां उस समय सूचित करेंगे, उसे अधिक बेचने के लिए, ये भी गलत तो दिख रहा है। अब तो जवाब ही यही दिख रहा है कि नाबालिग होने के कारण कानून के बारे में बच्चे को समझाएंगे, बड़े प्यार से समझाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नकली सामान होता है, नकली सामान बेचने के किस प्रकार का अपराध है? अब देखिए, हिंसक अपराध नहीं, क्योंकि बेचना उतना हिंसा नहीं, हिंसा तो मारना फोड़ना तोड़ना होता है, ठीक है। संपत्ति अपहरण नहीं, क्योंकि ये तो कोई
चोरी डाका या लूट तो है नहीं, सफेद पोष अपराध, इसको अपराध बोलते हैं, सफेद पोष अपराध। ठीक है, संगठित अपराध गलत। अगर नकली उत्पादन कोई बेच रहा है, नकली सामान बेच रहा है, तो उसको हम सफेद पोष अपराध बोलते हैं दोस्तों। तो ये सफेद पोष अपराध में जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में आता है। आप जानते हैं मानवाधिकार, मानवाधिकार वह होता है जो मानव के अधिकार होते हैं, जो अधिकार हमें जन्मजात प्राप्त है मानव होने के कारण, उसी को हम मानवाधिकार कहते हैं। ठीक है, तो मानवाधिकार 10 दिसंबर को। अगला कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? यह शास्त्रीय भी है और लोक नृत्य है। तो यहाँ पर लिखा है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो देखेंगे दोस्तों, बी और सी, ये वसा में नहीं घुलते हैं, ये किसमें घुलते हैं? पानी में घुलते हैं। अब बी सी के अलावा जितने विटामिन हैं, अब देखिए बी यहाँ दिया है, इसका मतलब ये नहीं घुलेगा। ठीक है, और यहाँ पर के और डी दे दिया है, तो ये दोनों, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, क्योंकि बी और सी दोनों पानी में घुलते हैं। अब यहाँ पर बी दिया तो ए तो जवाब नहीं होगा, ए तो जवाब नहीं होगा। ठीक है, अब बी सी के अलावा सभी विटामिन वसा में घुलनशील है, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है, लेकिन हमारा सटीक जवाब जो होगा 4 होगा, के और डी। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। अब देखेंगे बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा साफ है, टका। हमारे यहाँ एक शासक हुआ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश जब भारत में राज किया, इल्तुतमिश ने टका चलाया। क्या चलाया? टका चलाया। ये टका होता किसका था? चांदी का। किसका होता था? चांदी का। और यही टका वर्तमान में किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश। कभी कभी पूछ देगा कि टका कौन चलाया, तो आप क्या कहेंगे? इल्तुतमिश। कौन चलाया दोस्तों? इल्तुतमिश। और टका किसका होता था दोस्तों? चांदी का। और टका किस देश की मुद्रा है दोस्तों? तो बांग्लादेश का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में, ठीक है, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक है? तो आप क्या कहेंगे? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 2,40,000। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आपका महाभारत कहेगा, तो महाभारत में 1,10,000, 1,10,000 श्लोक हैं। और वहीं आपका श्रीमद ऋग्वेद कहेगा, तो ऋग्वेद में 10,463 श्लोक हैं दोस्तों। तो आपका जवाब क्या होगा? 24,000 जवाब होगा दोस्तों। अगला देखेंगे, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को किसमें मापा जाता है? बैरोमीटर में। ठीक है, हाँ। अगला दोस्तों, अगर पूछेगा हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन है? हिंदी समाचार पत्र पहला उदंड मार्तंड है। ठीक है दोस्तों, देखिए 30 मई 1826, डेट याद करिएगा, 30 मई 1826 को कहा? कलकत्ता में एक संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल। क्या नाम था? जुगल किशोर शुक्ल ने कहा? कलकत्ता में। किस तारीख को? 30 मई को। कब? 1826 में। एक पत्रिका निकाले थे और यह साप्ताहिक था। साप्ताहिक मतलब वीकली। क्या होता था? वीकली निकलता था, उदंड मार्तंड दोस्तों। और ये जो आपका 30 मई है दोस्तों, 30 मई को ही पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पत्रकारिता दिवस। ठीक है, पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। अब चूंकि मई का माह है, तो इसलिए प्रश्न बनते हैं ऐसे। तो 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाते हैं, क्योंकि पत्रकारिता दिवस के ही दिन उदंड मार्तंड कहा? कलकत्ता से। किसने? जुगल किशोर ने साप्ताहिक अर्थात वीकली यह समाचार पत्र निकाला था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर कहा जाए 1 घंटे में पृथ्वी कितनी देशांतर रेखा घूमती है? 1 घंटे में। अब आपको पता है
हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों, अगर मैं ग्लोब बनाऊं तो इस पृथ्वी को जब ऊपर से नीचे इस तरह से हम काटेंगे, इस तरह से काटेंगे, आप सबको पता होता है ऊपर क्या होता है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, ये क्या होता है, पूरब होता है और यह पश्चिम होता है। और हमारे पृथ्वी को ऐसे दो पार्ट में कर दिया जाए, ठीक है, तो 180 देशांतर इधर है और 180 देशांतर वेस्ट और 180 देशांतर ईस्ट, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 360 देशांतर। कितना मिल जाएगा, 360 देशांतर। और आपको पता है 24 घंटे में हमारी पृथ्वी कितनी देशांतर घूमती है, 360 देशांतर दोस्तों, ठीक है। तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी, तो 360 अपान 24 कर देंगे, और जब काटेंगे आप तो 6 चौ 24, 6 चौक 36, 60, 60 अपान 4 तो कितना हो जाएगा, 15। अर्थात हमारी पृथ्वी 1 घंटे में कितनी देशांतर घूमेगी, 15 अंश देशांतर। कितनी देशांतर, 15 अंश देशांतर। ये ध्यान रखना चाहिए, हमारी पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर, 24 घंटे में 360 देशांतर, 1 मिनट में 4 देशांतर। ये हमेशा गौर करना चाहिए, 1 मिनट में 4 देशांतर। अब देखिए हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया करता है, शिप्रा तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि शिप्रा नदी कहां बहती है, उज्जैन में। दूसरा सरयू होंगे नहीं, आप सबको पता है अयोध्या में है सरयू जी, हैदराबाद दक्षिण भारत में है। अच्छा गंगा जी भी नहीं होंगी, क्योंकि गंगा जी तो उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, बंगाल में बहती है। अब जवाब आ जाएगा मूसी नदी। हैदराबाद किसके तट पर है, मूसी नदी के तट पर। अगला, अब आगे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो बहुत साफ जवाब है एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप यदि पूछे, महाद्वीप सबको पता है एशिया, एशिया। और अगर पूछेगा सबसे बड़ा द्वीप, द्वीप तो आप कहेंगे ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ठीक है, क्या कहेंगे, ग्रीनलैंड। और ये ग्रीनलैंड किस देश में पड़ता है, डेनमार्क, डेनमार्क दोस्तों। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। अच्छा अगर पूछेगा द्वीप समूह, द्वीप समूह यदि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछेगा दोस्तों, तो आप कहेंगे जावा सुमात्रा, जावा सुमात्रा, सुमात्रा। और ये कहां पड़ता है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया कहां पड़ता है दोस्तों, इंडोनेशिया में। जो द्वीप समूह की बात की जाए तो जावा सुमात्रा इंडोनेशिया में पड़ता है, द्वीप कहा जाए तो ग्रीनलैंड, अब महाद्वीप कहा जाए एशिया, और नदी द्वीप कहा जाए, नदी द्वीप तो कहेंगे मांजुली, मांजुली। अब मांजुली कहां पड़ता है, तो आप कहेंगे असम में, कहां, असम में। और किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ये याद रखना चाहिए दोस्तों कि नदी द्वीप मांजुली है, द्वीप समूह जावा सुमात्रा है, द्वीप ग्रीनलैंड है और महाद्वीप एशिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब आपसे पूछा जाए कि कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी की संख्या होती है, तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। कितने खिलाड़ी, 7। आप जानते हैं क्रिकेट, अगर क्रिकेट की बात की जाए तो बच्चा बच्चा जानता है 11। हॉकी की बात की जाए तो हॉकी में बच्चा बच्चा जानता है 11। अगर फुटबॉल की बात की जाए तो फुटबॉल में भी बच्चा बच्चा जानते हैं 11, ठीक है। हाँ अगर जिम्नास्टिक की बात की जाए तो जिम्नास्टिक G8, आप संगठन का नाम सुनेंगे ना, G8, जैसे नाम सुने ना G8 संगठन, अब G7 उसे कहते हैं। तो G फॉर जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी, 8 खिलाड़ी। अगर आपसे पूछा जाए पोलो, पोलो, अब देखिए पोलो लिखने में, पोलो लिखने में दोस्तों, पोलो लिखने में कैसा दिख रहा है, 4 जैसा ना, देखिए 4। तो पोलो में 4 खिलाड़ी, पोलो में कितना, 4। अब आपसे कहा जाए खो खो, खो खो, अब देखिए खो खो में, खो खो में कैसा दिख रहा है, 9 जैसा, 9 जैसा। तो आप कह देंगे 9 खिलाड़ी। देखिए ये 3 तो आपको पता ही है, जिम्नास्टिक में 8 हो गए। अब पोलो पूछ देता है, पोलो देखिए 4 खिलाड़ी।
खो 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 लिखते हैं तो 9 दिखता है, 9 दिख रहा है तो 9 खिलाड़ी, ठीक है। और आप जानते हैं सबसे ज्यादा खिलाड़ी बेसबॉल में, बेसबॉल, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी? 15 खिलाड़ी, सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल। अगर पूछेगा किस खेल में सर्वाधिक खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में, ठीक। अच्छा अब बताइए वॉलीबॉल, बाली बाल, बाली बाल, ठीक है, बाल बाल, तो एक ओवर में कितने बाल? 6 बाल, ठीक है। उसी तरह से अब कहा जाए कबड्डी में, ऐसे ट्रिक लगा लीजिए, ट्रिक लगा लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ट्रिक लगा लीजिए, 7 कैबिनेट, 7 कैबिनेट, यहां पर गौर करेंगे, कैबिनेट मतलब कबड्डी, कबड्डी, और नेट माने, नेट माने नेट बॉल, नेट बॉल, इन दोनों में 7 खिलाड़ी, और एक बाल 2 बाल, अर्थात एक ओवर में कितने बाल? 6 बाल। बेसबॉल में 15, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल 11। G8 एक संगठन था, G7 पहले का नाम G8 रहल, जिम्नास्टिक में 8। अब पोलो जब लिखेंगे 4 दिखेगा, और खो खो लिखेंगे तो 9 दिखेगा। तो इस तरह से आप ट्रिक बना करके चीजों को दिमाग पे रखना चाहिए दोस्तों। ये है आपका 7। अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि फलों को पकाने के लिए किस गैस? तो एथिलीन, आप जानते हैं इस समय आम का सीजन है, खूब रसीले आम मिलेंगे, आमों को पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है हर घरों में, केला पकाने के लिए। ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापते हैं? डेसिबल में। किसमें मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं, डेसिबल, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता की किस तीव्रता से ध्वनि सुनाई देती है? सामान्य डेसिबल क्या है उस पर हम बताएंगे एक बार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड। जब आप हिमालय पर जाएंगे तो हिमालय में जो उत्तराखंड है आपका, उत्तराखंड दोस्तों, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में एक पहाड़ है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में जो पहाड़ है उस पहाड़ का नाम है, क्या नाम है? गढ़वाल, गढ़वाल। उत्तराखंड में कौन सा पहाड़ है दोस्तों? गढ़वाल। और गढ़वाल पहाड़ की जो सबसे ऊंची चोटी है ए, इसका नाम क्या है? इस चोटी का नाम है नंदा देवी, नंदा देवी, गौर करना चाहिए दोस्तों, नंदा देवी। और इस नंदा देवी की ये जो घाटी है, ऐसे ये जो घाटी है इसी का नाम है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी गढ़वाल पर्वत के नंदा देवी चोटी में पड़ती है, और किस राज्य में? उत्तराखंड में, ठीक है। अच्छा, फूलों की घाटी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तितली, तितली पालन, यहाँ पर तितलियों का पालन किया जाता है, फूलों, फूलों का पालन किया जाता है, फूलों का पालन। अब चूंकि इसलिए बताते हैं आपसे, क्योंकि रिपीट करते हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न टेकअप करते हैं। तो गढ़वाल पर्वत है, नंदा देवी चोटी है, और उसी की घाटी है फूलों की घाटी। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तितली पालन और फूल के पालन के लिए। ये पॉलिनेटर भी है उत्तराखंड में। अगला, अब आपसे अगला प्रश्न किया जाए कि बताइए भाखड़ा नांगलबाद किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर, ठीक है दोस्त। आप जब तिब्बत में जाएंगे, तिब्बत में एक ताल है राक्षस, कहीं कहीं राक्षस भी कहते हैं, राक्षस, ठीक है। इसी ताल से निकली है एक नदी सतलज। हिमाचल प्रदेश, कहा? हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, इस दर्रा का नाम है सिपकिला, सिपकिला। इस सिपकिले दर्रे से कौन? सतलज नदी आती है, कहा? हिमाचल प्रदेश। और इसी नदी पर एक बांध बना है, भाखड़ा, भाखड़ा नांगल। तो भाखड़ा नांगल से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, हरियाणा, गौर करना चाहिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन तीनों जिलों को, सॉरी राज्यों को यह जल देता है
कौन? सतलज नदी। और कौन सा बांध? भाखड़ा नांगल बांध जल देता है दोस्तों, गौर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अब आपसे पूछा जाए सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? तो सत्रार्थ प्रकाश किस में लिखी गई है? संस्कृत में। सत्रार्थ प्रकाश कौन लिखे हैं? दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती। इन्होंने एक समाज बनाया, आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज की प्रमुख पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती इनकी ये कौन सा समाज बनाए? आर्य समाज। इन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो किसने कहा? तो कहेंगे दयानंद सरस्वती ने कहा। इन्होंने कौन समाज बनाया? आर्य समाज। क्या नारा दिया? वेदों की ओर लौटो। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए, भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया? आयरलैंड से। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे बहुत से टॉपिक है, कौन किससे लिया गया वो तो संविधान में हम आपको बताएंगे, यहाँ पर बस इतना देखेंगे। अगला, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है हमारे संविधान में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं होता है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति एक ऐसा पद होता है जिसका कोई कार्य नहीं है दोस्तों। तो उपराष्ट्रपति को तब तक के लिए आप जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा को देखने वाला लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा को देखने वाले को सभापति कहते हैं। और सभापति का कार्य कौन देखते हैं? उपराष्ट्रपति महोदय। कौन? उपराष्ट्रपति महोदय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संपत्ति का अधिकार अब नहीं है। पहले था, पहले यह भी अधिकार था लेकिन अब नहीं है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो आप जानते हैं भाग, अगर देखा जाए भाग 1, तो भाग 1 में क्या है? राज्य, संघ, राज्य और संघ। और यदि भाग 2 देखा जाए, भाग 2, तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता। क्या है? नागरिकता। और यदि भाग 3 देखा जाए, भाग 3, तो भाग 3 में क्या है? अधिकार, अधिकार है। और यदि भाग 4 देखा जाए तो क्या है? नीति, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। और लेकिन यहाँ पर मौलिक कर्तव्य दिया है। अब नीति निर्देशक तत्व में एक भाग 4 क है, भाग 4, और उसके आगे कोष्टक में जोड़ दिया गया क में आपका क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किसमें है? तो कहेंगे भाग 4 के क में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अब देखा जाए भाषा के आधार पर गठित किया गया पहला राज्य कौन है? तो भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। चिल्का झील, चिल्का झील उड़ीसा में है दोस्तों। पहली बात, उड़ीसा जो है एक सरकार, उत्तरी सरकार, तट, पूर्वी घाट का हिस्सा है। पूर्वी घाट का जो उत्तरी सरकार है उसी को उड़ीसा बोलते हैं। और इसी तट पर एक झील है, चिल्का झील। चिल्का झील समुद्र के पानी से बना है, समुद्र के पानी से बना, इसलिए पानी से बना, समुद्र के पानी से बना, इसलिए इसे लैगून बोलते हैं। लैगून, इसे झील कम लैगून ज्यादा बोला जाएगा। आपसे पूछ दिया जाए कि चिल्का झील किस प्रकार का झील है, तो लैगून,
कहेंगे लैगून कैसे, मान लीजिए समुद्र है, समुद्र हिलोर मारा, ठीक है, समुद्रें जब लहरें मारती हैं तो समुद्र लहर मारा, पानी आके यहाँ गिर गया और यहाँ पर स्टोर हो गया, यहाँ पर तालाब बन गया, तो इसी तालाब को लैगून बोलते हैं। लैगून हमेशा समुद्र के तट पर होता है और चिल्का झील उसी का उदाहरण है। अब भारत का सबसे गहरा झील है, तो चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। किसका उदाहरण है, लैगून का। किस तट पर है, उत्तरी सरकार। किस घाट पर है, पूर्वी घाट। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए, हाल ही में आए चक्रवात रेमल, ठीक है, तो रेमल किस देश ने नाम दिया, ओमान ने दोस्तों। अब देखिए रेमल कहां पैदा हुआ, तो आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी में। कहां पैदा हुआ, बंगाल की खाड़ी में। और किसे नुकसान पहुंचाया, तो बांग्लादेश। किसे, बांग्लादेश। ये जो रेमल है, रेमल कहां निकला, बंगाल की खाड़ी में। अब किस देश में प्रवेश किया, बांग्लादेश में प्रवेश किया और बंगाल उंगाल को प्रभावित किया। और रेमल का अर्थ होता है रेत। रेमल का अर्थ क्या होता, अगर आपसे पूछे रेमल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो आपका जवाब हो जाएगा रेमल का अर्थ रेत होता है। और रेमल शब्द किस देश की देन है, ओमान ने नाम दिया। और किस खाड़ी में उठा, बंगाल की खाड़ी में। और किस देश में ज्यादा तबाही मचाया, बांग्लादेश। देखिए मेरे दोस्तों 2004 से बंगाल की खाड़ी में जितने क्या नाम है चक्रवात या तूफान उठते हैं उनको नाम दे दिया जाता, किसके द्वारा, किसी न किसी देश द्वारा। सबकी अपनी बारी आती है, क्रम आता है। इस बार ओमान का क्रम था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं, जिनका हाल ही में कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। कितने वर्ष, 1 वर्ष। तो आप जानेंगे समीर वी कामत। समीर, आप समझते हैं। अब डीआरडीओ का काम है हवा में मिसाइलें छोड़ना, हवा में रॉकेट दागना। हवा, समीर के नाम याद रखेंगे। अब चूंकि आप अगला एग्जाम देंगे, 1 वर्ष के अंदर कई एग्जाम देंगे, तो इसलिए 1 वर्ष तक इनका कार्यकाल बढ़ेगा, तो हमेशा याद रखेंगे। डीआरडीओ जिसका मुख्यालय हैदराबाद है, हैदराबाद। ये क्या बनाती है, तो आप कहेंगे रक्षा उत्पाद। क्या, रक्षा उत्पादन, रक्षा उत्पादन बनाती है। कौन, कहाँ, हैदराबाद में। कौन, डीआरडीओ। और इसके अध्यक्ष कौन है, सबीर कामत। इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब देखिए भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। बच्चा बच्चा जानता है कि भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। अब भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह, भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह रोहिणी कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपके प्रश्न पूछते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, तो गोमतेश्वर की मूर्ति। किसकी, गोमतेश्वर, गोमधन ईश्वर, गोमतेश्वर की मूर्ति सबसे ऊंची। ऐसे भी पूछ लेता है सबसे ऊंचा ब्रिज, सबसे छोटा ब्रिज, सबसे लंबा ब्रिज, सबसे बड़ा बांध, सबसे ऊंचा बांध, सबसे भी जानना चाहिए। भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक है दोस्तों। ठीक है, देखिए भारत में कई गवर्नर हुए। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल तो कहेंगे वारेन हेस्टिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। अगला ध्यान देंगे आप, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, महाशय महामहिम राष्ट्रपति महोदय होते हैं और दूसरे उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। ठीक है, अगला, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, महामहिम जी होते हैं, राष्ट्रपति जी होते हैं। आप जानते हैं तीनों सेनाएं किसके अधीन है, राष्ट्रपति महोदय के। किसके, राष्ट्रपति। और इनके होते हैं जनरल। जनरल किसके होते हैं, थल सेना के। ठीक है, एडमिरल, 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 एडमिरल किसके होते हैं, नौसेना के। और एयर, एयर चीफ, चीफ मार्शल, ये किसके होते हैं, तो आप कहेंगे वायु
सेना के। इन तीनों लोगों के, महामहिमों जी के जो सबसे श्रेष्ठ होते हैं राष्ट्रपति महोदय होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला रजिया सुल्तान थी। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जानी रहे मुर्मू जी हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा जी हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं। भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। तो ऐसे भी पूछ लिया करता है कि भारत की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर गई विछेंद्री पाल जी हैं। तो ऐसे याद रखना चाहिए दोस्तों, एग्जाम के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। भारत का सबसे अमीर नगर कौन है? तो आप सबको पता है मुंबई। हालांकि राज्यों का नगर कलकत्ता कहलाता है, लेकिन भारत का सबसे अमीर, सबसे ज्यादा जीडीपी महाराष्ट्र की है। तो सबसे बड़ी जीडीपी वाला राज्य महाराष्ट्र है और सबसे ज्यादा जीडीपी वाला जिला मुंबई है। राजधानी भी है मुंबई दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश पुलिस की अभिरुचि है उससे रिलेटेड प्रश्न लेकर मैं आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।